नमस्कार, स्वागत है आपका हिमवंत प्रदेश न्यूज में। मैं हूं भानु प्रकाश नेगी। हिमवंत प्रदेश न्यूज के खास कार्यक्रम, खास मुलाकात में आज हमारे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर प्रियंका भोगड़ा, जो ईएनटी सर्जन हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं। आज हम ईएनटी सब्जेक्ट पे जो है बात करेंगे और किस तरह के जो है ये रोग होते हैं ईएनटी में, किस तरह की जो है ये ईएनटी की संरचना है और क्या हम लोगों को जो है ईएनटी के लिए सजग रहना चाहिए, इस विषय पर आज डॉक्टर प्रियंका भोगड़ा से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच जी मैडम, सबसे पहले ये बात हम जानना चाहते हैं एक जनरल नॉलेज के लिए, जैसे कि ईएनटी की बात आती है। जी 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 क्या होता है ये? ईएनटी ईयर नोज एंड थ्रोट है, मतलब कान नाक गला, है ना। तो कान की बात करें अगर, तो कान के 3 हम हिस्से वो करते हैं। आउटर ईयर होता है, मिडिल ईयर, इनर ईयर। बाहरी हिस्सा होता है, बीच का हिस्सा और अंदर का हिस्सा। बाहरी हिस्से का काम जो होता है साउंड वेव्स को कलेक्ट करना होता है। फिर बीच के हिस्से का जो काम होता है उसमें हड्डियाँ होती है जो साउंड को, आवाज़ को अंदर लेके जाती है। और अंदर का इनर ईयर जो होता है वहाँ से हमारी नसें शुरू होती है जो हमारे आवाज़ को अंदर दिमाग तक लेके जाती हैं, जहाँ जिन्हें सूचना मिलती है कि आवाज़ गई अंदर। तो इसमें ईयर में हमारा ये होता है। इसी तरह नोज़ का है, इसी तरह थ्रोट यानी गले का है। जी, तो ईएनटी की अगर बात करें तो ये ईयर हो गया, नोज और ये गले की बात जी होगी। जी जी। तो मैडम आज हम बात करेंगे कान की, जो कि एक महत्वपूर्ण अंग है हमारे शरीर का और 5 ज्ञानेंद्रियों में से एक महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियां हमारे शरीर की है, मानव शरीर की है। तो कान की जो संरचना की बात की जाए तो थोड़ा सा आप उस पर थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि कान वास्तव में होता क्या है। देखिए, कान का एक महत्वपूर्ण काम है, सुनाई देने का काम करता है। दूसरा, कान का जो इनर ईयर जो मैंने आपको बताया था, अंदर के हिस्से का जो काम होता है वो शरीर को बैलेंस करने का भी होता है। सुनाई देना शरीर को बैलेंस करने का काम होता है। तो कई बार हमारे पास चक्कर के मरीज आते हैं, सुनाई का तो दिक्कत काम है ही उसका। कई बार चक्कर के मरीज आते हैं तो उसमें भी कान का ही महत्वपूर्ण वो होता है कि उसमें वो हिस्सा, कोई पर्टिकुलर हिस्सा काम नहीं कर पा रहा है, या फिर वहाँ पे कुछ कैल्शियम के पार्टिकल जो है वो इकट्ठे हो गए हैं, तो उसकी वजह से मरीज को चक्कर आते हैं। तो बैलेंस का काम भी कान इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बाकी बाहरी हिस्सा मैंने आपको बताया था, आउटर ईयर, जो कान के हमारी आवाज़ों को लेके जाता है। फिर अंदर का हिस्सा होता है जिसमें कान की हड्डियां होती हैं जो आवाज़ को लेके जाती हैं, नसों तक लेके जाती हैं। और इनर ईयर होता है, 3 पार्ट्स होते हैं ईयर के, है ना। तो मेनली संरचना जो है यही है, एनाटमी, अगर हम जैसे बात करें तो। जी, तो अब बात आती है कि कानों में किस प्रकार के रोग जो है, जैसे कि हम अगर बच्चा पैदा होने की अगर बात करें और उसके बाद का जो हमारे कानों में समस्या होती है, मानव शरीर में जो कान महत्वपूर्ण अंग है उसमें जो रोग होते हैं। जी, समस्या देखिए, पैदाइशी समस्या हो सकती है, जैसे कि कान कई बार बनावट ठीक नहीं होती है, किसी का बहुत छोटा, ये जो पिन्ना हमारा है बहुत छोटा होता है, तो कुछ कंजेनाइटल एनोमलीज कहते हैं कि पैदाइशी बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे बच्चा सुन नहीं पाता, सुनाई की दिक्कत होती है उनको। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जो पेरेंट्स हैं वो समझ नहीं पाते इस चीज़ को कि बच्चे को सुनाई की दिक्कत है। तो कई बार, कई सालों बाद वो हमारे पास लेके आते हैं कि बच्चा बोल नहीं रहा है। तो ये बात समझने की, जो बच्चा सुनेगा नहीं वो बोलेगा नहीं। और 2 से 5 साल का जो समय होता है बहुत क्रूशियल होता है कि अगर हम कोई इलाज करना चाहें, हम उसे मशीन देनी चाहें, क्योंकि उस टाइम उसका स्पीच का डेवलपमेंट हो रहा होता है। तो उस टाइम अगर उसके कान में आवाज़ आ गई तो वो बोल पाएगा। तो चाहे हम उसे मशीन के तौर पे दें, चाहे हम कॉकलियर इम्प्लांट एक ऑपरेशन होता है जिसमें इम्प्लांट फिक्स किया जाता है, तो ये 2 से 5 साल का ही ड्यूरेशन होता है जिसमें ज़्यादा ऑपरेशन इसमें कराना चाहिए। तो ये जानना ज़रूरी है कि बच्चे को अगर सुनाई की एक दिक्कत आपको बिल्कुल भी अगर महसूस हो रही है, थोड़ा सा भी लग रहा है कि बच्चा हमारा सुन नहीं रहा है, इसका वेट ना करें कि ये बोल नहीं रहा है। सुनाई का एक बार एक रूटीन चेकअप कराएं बच्चे का। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि शायद ये हमारी बातें नहीं सुन रहा है या आवाज़ दे रहे, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो उसके लिए एक बार दिखाना ज़रूरी है। इस चीज़ को टाले ना कि नहीं, कुछ बच्चे लेट करते हैं, फिर भी आप एक बार दिखाना चाहिए, जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कुल मिला के बात यह है कि अगर बच्चा बोल नहीं रहा है तो निश्चित तौर पर उसके कान में प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं,
एक रीज़न ये भी हो सकता है ना, कि लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चे स्पष्ट नहीं बोलते, तो उसमें होता है कि हमें थेरेपी करानी पड़ती है, बोलने की एक्सरसाइज होती है। लेकिन ये कॉमन चीज़ है जो हम फेस करते हैं कि हमारे पास पेशेंट बच्चे को लेके आया, उन्होंने कहा कि ये बच्चा बोल नहीं रहा है, इसका भाई तो इतने दिन में बोलने लग गया था, ये बोल नहीं रहा है। फिर हम जो हमारा प्रोटोकॉल है हम इसमें हियरिंग असेसमेंट भी कराते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ज़रूरी नहीं कान का ही हो, इसमें ये भी होता है कि बच्चे का IQ कैसा है, मानसिक तौर पे उसकी वो ठीक है। तो हम अगर कई बार हमने ऐसे देखा है कि वो उस बच्चे की सुनाई में ही दिक्कत है, इसलिए वो सुन ही नहीं रहा है, इसलिए वो बोल नहीं पा रहा है, तो उसमें हम उसको हियरिंग का हमें उसका ध्यान देना है कि उसके लिए जो अगर वो क्राइटेरिया में फिट बैठता है तो उसका वो ऑपरेशन के लिए हमें सुझाव देना चाहिए। सुनने की कमी होती है कान में, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं और उसके बचाव किस तरह से हम लोगों को करनी चाहिए? देखिए, सुनाई कम देना एक मामूली से वैक्स की डली जो होती है वो भी कम सुनाई देने का कारण हो सकती है, और एक दिमाग में जो ट्यूमर है जो नस को दबा रहा है वो भी एक सुनाई कम देने का कारण हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा इसमें वो है कि कारण इसके क्या हो सकते हैं। कान का मैल जो हो गया, अगर बाहर के हम हिस्से से शुरू करें कि क्या हो सकती है दिक्कत, तो कई बार मैल बच्चों के कान में भरा होता है, और हाँ, एज ग्रुप में भी फ़र्क पड़ता है कि किस एज ग्रुप के बच्चे हैं। जैसे अगर छोटा बच्चा है या एल्डरली है, एल्डरली में अलग कारण हो सकते हैं कम सुनाई देने के, बच्चों में अलग कारण हो सकते हैं। तो कान का अगर मैल है तो उसमें हमें मैल की सफाई करनी है। इसके अलावा कान के पर्दे की अगर खराबी है तो इसमें ऑपरेशन होता है, जिसे हम कान के पर्दे का ऑपरेशन टिम्पैनोप्लास्टी कहते हैं। इसमें भी कान के अगर पर्दा खराब है, इसमें भी दो तरह से हो सकता है, एक में खाली पर्दे की बीमारी होती है और एक में हड्डी की बीमारी भी होती है। तो उसको हमें इस चीज़ को लाइटली नहीं लेना है कि कान का पस है, बचपन से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं कर रहा है, सुनाई में भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि कई बार धीरे धीरे बीमारी बढ़ के हड्डी को गलाने लग जाती है, और अगर उस नौबत आती है वहाँ तक तो कई बार दिमाग तक जाने का डर रहता है, तो उसमें दिमागी बुखार होना या दौरे पड़ना, इस तक भी जा सकता है इन्फेक्शन। तो कान का जो पस आना है, इस चीज़ को लाइटली नहीं लेना चाहिए। और बस ऐसे कि नहीं, हमने केमिस्ट से, उन्होंने तो ये बहुत अच्छी दवाई ली थी केमिस्ट से, उनका ठीक हो गया था तो हमने भी ये दवाई ले ली, ऐसा है कि बिना देखे तो हम भी डायग्नोसिस नहीं बना सकते हैं। तो केमिस्ट या फिर कोई भी कैसे वो करेगा, और सबकी बीमारी अलग होती है ना। कान की दवाइयाँ भी हर तरह की होती है। मान लो उसको वैक्स है और उसको इन्फेक्शन की दवाई दे दी है, तो वो और नुकसान ही करेगी, फ़ायदा नहीं करेगी। और उसके अगर इन्फेक्शन है तो हमें उसे उसी तरह से उसको इस दवाई देनी पड़ेगी। और इसलिए पर्दे का एक बार जांच करानी, अगर कान से पस आता है तो एक तो मैं कहूँगी कि पानी का कोशिश करनी है कि पानी ना जाए कान में। अगर ऐसा लगता है कि कान से पस आ रहा है, एक बार दिखाना है, और बार बार कान को सफाई पानी से नहीं करना है, पानी से बचाव करना है उसमें। और चांसेस हो सकते हैं कि आपके पर्दे की खराबी हो, तो एक बार दिखाना बहुत ज़रूरी है उसके लिए। इसके अलावा कान की हड्डी जो है वो आपस में जुड़ गई है या हड्डी आगे काम नहीं कर रही है, तो उसमें हड्डी बदली जाती है, वो भी एक मतलब इलाज की सीमा में होता है। और अगर हम अंदर जाएं तो कान के जो नसें हैं, जो कि एज के साथ यूजुअली कमज़ोर होती हैं, 60-65 के बाद हम देखते हैं कि कान की नसों की कमज़ोरी आ गई है, तो ये कई कारण होते हैं। और इनमें से मोस्टली मैं आपको बताऊं कारण ऐसे हैं जिनका उपचार किया जा सकता है अगर हम समय पे इस चीज़ को करें। तो और एल्डरली में वही होता है, 60-65 के बाद नसों की कमज़ोरी आ जाती है, तो उसमें हमें लगता है कि हम मशीन एडवाइस करनी चाहिए। अच्छा मैडम, बात आती है जैसे कि गाँव में लोग जो है कानों में कई तरह के जो है नुकीली चीज़ें डाल देते हैं, या जो है कई तरह के जो है जो घरों में जो है जैसे कुछ केमिकल है या तमाम तरह के जो वनस्पतियां हैं उनको जो है उनका रस डाल देते हैं कि कान में दर्द हो रहा था, वो दर्द की दवा के लिए वैसे डाल, तो वो जो है कितना घातक हो सकता है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। ऐसा कुछ भी कान में हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं कि कई बार वो चीज़ फ़ायदा नहीं करेगी, नुकसान और करेगी, तो इन्हें अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके कान में कोई दिक्कत है तो अच्छा, हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हम साफ़ करते करते, कई बार मरीज़ ऐसे आते हैं जिन्होंने अपने सफाई के चक्कर में कान के पर्दे को ही ख़राब कर दिया होता है, फिर वो परमानेंट बीमारी बन जाती है कई टाइम बाद। तो खुद से सफाई ना करें अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि जो हम ईयरबड भी यूज़ करते हैं वो भी आइडली नहीं करनी चाहिए, उसमें भी हम मैल निकाल नहीं रहे होते हैं, हम उसे और अंदर डाल रहे हैं, है ना। तो इसलिए ब्लाइंडली कोई भी चीज़ नहीं करनी चाहिए, आपको कंसल्ट करना चाहिए, और ऐसे खुद से तो कुछ नहीं डालना चाहिए आइडली कान में बिना परामर्श के। आमतौर पर देखा जाता है कि कान साफ करने के लिए वही जो है वो कई लोग तो जो है तीली लगा करके, कई जो है वैसे डायरेक्ट कोई नुकीली चीज डाल करके, तो वो तो खतरनाक है ही। लेकिन जो कान की सफाई की अगर बात की जाए उसको प्रॉपर कैसे किया जाए?
देखिए कान की सफाई, देखिए कान की गंदगी क्यों होती है, पहले बात ये समझना है, वो वैक्स का प्रोडक्शन होता है। तो वैक्स का प्रोडक्शन में कह सकते हैं, जैसे पसीना किसी को बहुत ज़्यादा आता है, किसी को कम आता है, तो उसी तरह वैक्स का प्रोडक्शन है, किसी को बहुत ज़्यादा आता है, किसी कुछ ऐसा तो नहीं, हर महीने, हर 2-3 महीने में उनको लगता है कि कान में अब ब्लॉक सा आ गया है, उन्हें पता ही चल जाता है कि हमें वैक्स जमा हो गया, उनको सफाई करानी पड़ती है। और कई लोग का है जिन्होंने आज तक नहीं कराई, उनका ठीक ही रहता है कान, तो ऐसा नहीं है। लेकिन खुद से बस ये है कि अगर आपको लग रहा है कि भारीपन सा लग रहा है और कुछ ऐसा ब्राउन सा मटेरियल निकल रहा है, तो आपको खुद से नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप उसमें डेफिनेटली आप उसमें वैक्स और अंदर डालेंगे। तो आप कंसल्ट करिए, उसका एक प्रॉपर तरीका होता है जिसे हम निकाल सकते हैं वैक्स। हाँ जी। अब बात मैडम टिनेटस की आती है जी। पहले तो ये बताइए किस तरह की ये बीमारी है और ये जो है कान को किस तरह से नुकसान पहुंचा सकती है। देखिए टिनेटस मतलब कान में कोई रिंगिंग सेंसेशन इन ईयर कहते हैं, जिसमें कान में आवाज़ आती है कुछ, है ना। मरीज बोलता है कि हम अभी भीड़ भड़ाके में तो कोई दिक्कत नहीं होती, जब अकेले होते हैं तो पर्टिकुलर सी आवाज़ आती रहती है कान में। इसके भी कई कारण हो सकते हैं, इसमें भी जैसे मेल की वजह से भी टिनेटस हो सकता है, और दिमाग में ट्यूमर अगर है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो उसके लिए हमें कुछ और फर्दर जांचें करानी चाहिए कि क्या कारण है, और ज़रूरी नहीं कि कान की वजह से ही टिनेटस हो रहा है, कई बार ब्लड प्रेशर, थायराइड, खून की कमी, इनकी वजह से भी टिनेटस होता है। तो एक ओवरऑल इवैल्यूएशन करना ज़रूरी है कि क्या कारण है टिनेटस को, इसको भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। इसमें भी सुनाई की जांच होती है, फिर फर्दर हमें कई बार टिनेटस के साथ साथ चक्कर भी आते हैं मरीज़ को, तो इसमें हमें थोड़ा सा और अलर्ट रहना है। कई बार MRI कराना पड़ता है इसमें, क्योंकि कई बार कोई ट्यूमर हो दिमाग का जो नस दबाता है, तो उसमें इस तरह की आवाज़ आ सकती है। तो ये भी इसमें भी बहुत वेरिएशन है कि खाली एक वैक्स भी टिनेटस कर सकता है, खून की कमी भी टिनेटस कर सकती है, और दिमाग का ट्यूमर भी टिनेटस कर सकता है। तो इसमें भी आपको आइडली कंसल्ट करना चाहिए। बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा, अब जैसे बात आती है कि बढ़ती उम्र के साथ जी सुनने की आपने जो है कमी को बताया है। जी जी। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक कान तो पूरा ही सुन हो जाता है जी, और उसके बाद भी दूसरा आदमी सोचता है कि अभी तो इससे सुनाई दे रहा है जी। तो इस तरह की स्थिति में आपको क्या कहना है। देखिए इसमें होता ही ये है कि एक कान से, कि 2 कान दिए हैं भगवान ने, तो एक कान से ठीक सुनाई दे रहा है तो लगता है कि अरे ये तो ठीक ही है, ये कोई बात नहीं, काम तो चल रहा है। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें एक बीमारी होती है सडन SNHL कहते हैं, जिसमें अचानक से कान की नसें कमजोर खराब हो जाती हैं। तो इसमें एक 72 आवर्स पीरियड बहुत ज़रूरी है, 72 घंटे। अगर आपने जल्दी दिखा दिया तो उसमें जो दवाइयाँ काम असर कर सकती हैं वो बेटर करेंगे। चाहे वही बीमारी अगर 6 महीने बाद आप दिखाएंगे कि एक दिन ऐसा हुआ था और हमारी सुनाई चली गई थी, तो शायद वो इतना असर ना करे। तो इसे लाइटली ना लें, थोड़ा सा सीरियसली से दिखाएं कि क्यों आवाज़ कम हो गई है, और ऐसा इसे ना सोचें कि नहीं एक कान से काम चल रहा है। दिखाना जरूरी, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम तक तो इलाज संभव है, उसके बाद बहुत ज़्यादा फिर हमें मशीन का ही उपयोग करना पड़ता है, दवाइयों का बहुत ज़्यादा इसमें रोल नहीं होता है। जी जी। अगर मशीनों की बात आई है तो मशीनों में कई बार अब इसके बाद तो वही ऑप्शन बचता है कि भाई नहीं सुनाई दे तो कान में मशीन है। लेकिन कई मशीनें मैडम लोग बोलते हैं कि हमें बहुत परेशानी मशीन से हो रही है, या हमें जो है बड़ी इसे जो लगाने से ही ज़्यादा परेशानी होगी, उसको क्या कहेंगे आप। देखिए मशीन भी बहुत टाइप की आती है ना। तो जो पुराने ज़माने की मशीन आती थी उसमें आवाज़ बहुत होती थी, है ना, तो उसकी वजह से उसकी कंप्लायंस अच्छा नहीं था, पेशेंट को वो बहुत इरिटेटिंग लगती थी कि ये आवाज़ बहुत कर रहा है। लेकिन अब थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का भी हुआ है और कई अच्छी अच्छी मशीन्स आ रही हैं। कई इस तरह की मशीन आएंगी आपको लगेगा नहीं कि इस इंसान ने मशीन लगाई हुई है। ITC और CIC ये कान के अंदर ही रहती हैं, ये दिखती भी नहीं है, और इसमें जो आवाज़ें वाली दिक्कत होती थी वो चीज़ नहीं होती है। तो इसलिए आप अपने हिसाब से मशीन भी आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम। और थोड़ा सा यूज टू भी होना पड़ता है, एक कुछ भी नई चीज़ में अडेप्ट करने में टाइम लगता है, तो मशीनों के लिए भी थोड़ा सा समय देना चाहिए आपको कि मैं 1 महीने लगातार लगाऊँ, और फिर आप उसका बेनिफिट देखिए। और मशीन लगानी ज़रूरी इसलिए कि ओल्ड एज में स्पेशली, जैसे कई लोग ड्राइव करते हैं, कुछ करते हैं, तो हॉर्न नहीं ना सुन पाना, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो आपकी मशीन लगाने से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ही इंप्रूव होगी कि आपको आसपास के लोग इरिटेट हो रहे हैं कि आप सुन नहीं पा रहे हैं, चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं। तो मशीन लगाने से अगर आप चीज़ें बेहतर सुन पाएंगे तो आपकी, मुझे लगता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव होगी इससे। तो इसमें हेजिटेट नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट आपको एक बार ट्रायल तो देना चाहिए इसका, मशीन का, और डेफिनेटली इसमें इम्प्रूवमेंट होता है। मैडम आपके जो चाहने वाले हैं और जिनको आपने जो है अभी तक डायग्नोस किया है, और तमाम जो दर्शक हमारे माध्यम से आपको सुन पा रहे हैं जी, उनके लिए आप किस तरह से जो है संदेश देना चाह रहे हैं, एक अवेयरनेस के तौर पर, एक जागरूकता के तौर पर।
देखिए, अवेयरनेस के लिए बस मैं यही कहना चाहूँगी कि इसमें डिले ना करें। अगर आपको कोई भी तकलीफ़ होती है, टाइमली एक तो दिखाएं। दूसरी बात, कोई भी मेडिसिन मत डालें ऐसे कान में केमिस्ट से लेके, क्योंकि वो नुकसान भी कर सकती है कई बार। और बिना, जैसे मैंने कहा कि डायग्नोसिस के लिए हमें भी देखना पड़ता है, तो ऐसे बस ये सोच के कि नहीं उसकी दवाई, उसने ये दवाई ली थी तो उसे आराम मिला था, तो इसके लिए ऐसे ना करें। और डेफिनेटली आपको टाइम से दिखाना है ताकि समय रहते उपचार हो सके। मैडम, आप हमारे शो में आए, आपने बहुत सारी जानकारियाँ दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। तो ये थे हमारे साथ ENT स्पेशलिस्ट सर्जन डॉक्टर प्रियंका भोगड़ा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर आपको किसी तरह की ENT की समस्या है तो आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तो आपको फिर मिलते हैं एक नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।